अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या डॉक्टर शजर नकवी है और मैंने MBBS शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात से किया। फिर मैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा 2 साल और इस वक्त मैं फ़रत इशफ़ाक़ मेडिकल कम्प्लेक्स में एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और 3 साल से हम सियालकोट में लोगों को यही सिखा रहे हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरीके से करनी है और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में एडवांसमेंट आती चली गई। अगर मैं बुज़ुर्गों की बात करूं, पुराने दौर की बात करूं, तो वो हमसे ज़्यादा बल्कि और जंक फूड इस्तेमाल करते थे। जैसे कि देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था और लस्सी पीनी है, देसी घी खाना है और अखाड़ा लड़ने जाना है पूरा जी। लेकिन वो लोग उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज भी करते थे। हम लोगों ने क्या किया है, जिस वजह से हम लैक रह गए हैं, पीछे रह गए हैं और परेशान हैं कि दिन ब दिन बीमारियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं और बीमारियों में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है। हम खाते तो टका के हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है जी। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा जी, सुबह उठते हैं कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। आप में से 90% गर्ल्स ऐसी हैं, मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि आप में से 90% गर्ल्स ऐसी हैं जो सुबह का नाश्ता किए बगैर कॉलेज आ जाती हैं। ठीक है। और उनसे अगर पूछा जाए कि जी आपने नाश्ता क्यों नहीं किया, और जी सुबह सुबह उठते हैं दिल नहीं करता जी, हम क्या करें, हमारा दिल ही नहीं किया, हम खाएं क्या। तो भाई दिल करे या ना करे, दिल आपके अपने कंट्रोल में है। ठीक है। दिल को आपने करवाना है तो दिल करेगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, साइंस ये कहती है कि सुबह का नाश्ता टका के करें, दोपहर का खाना नाश्ते से थोड़ा कम और रात का खाना सबसे कम। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या है कि सुबह का नाश्ता नहीं करना, दोपहर का खाना टका के खाना है और रात का खाना फिर डबल टका के खाना है और साथ ही सो जाना है। ठीक है। कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि अगर रात का खाना हमने खाया है तो उसके बाद कम से कम चहलकदमी ही कर लें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जी। रात का खाना खाने के बाद क्या हुआ था जी, नींद आ गई थी, थके होते हैं, सारा दिन कॉलेज गए थे, फिर एकेडमी चले गए थे, फिर पढ़ना पड़ गया था, दिमाग थक गया था, हमने कहा चलें अब सो जाते हैं। आपकी सेहत है तो सब कुछ है। बीमार हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को बदलिए। अदरवाइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी आप यंग हैं, जवान आदमी को जो मर्जी कर लेना बंदा, उसको फील नहीं होता क्योंकि वो जवान होता। पता तब चलता है जब विद द पैसेज ऑफ टाइम एज गुजरती चली जाती है, फिर बंदे को एहसास होता है यार काश उस टाइम मैंने अपना डाइट प्लान कुछ बेहतर किया होता। ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप अपने डाइट प्लान को बेहतर बनाएं। सुबह का नाश्ता लाजमन करके आया करिए, क्योंकि आपने इधर आके अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, पढ़ना है, एक्टिविटीज़ करनी है, दोपहर तक आपने हर काम करना है एक किस्म का। ठीक है जी। तो सुबह के नाश्ते को ज़रूरी बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला है जो मैंने आजकल देखा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चिनाब में लेक्चर देने गया तो उनसे मैंने पूछा जी आप नाश्ता क्यों नहीं करते। वो आगे से हंस के कहते हैं जी नाश्ता हम इसलिए नहीं करते, सुबह सुबह उठते हैं, मामा चाय बना कर देती हैं, जब पहला घूंट हम चाय का लेते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। भाई सारी रात आपके मैदे ने, जो आपने खुराक खा के फौरी सो गए थे, उस पर आपके मैदे ने, स्टमक ने काम किया है। जब उसने काम किया तो उसने तेज़ाब बनाया। जब तेज़ाब बनाया और ऊपर से आपने सुबह उठते ही पहला काम ही चाय फेंकने का किया अपने मैदे में, तो भूख तो ख़त्म हो ही जाएगी क्योंकि आपका मैदा तेज़ाब से भर जाएगा। ठीक है। तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चीज़ को कम से कम ख़त्म कीजिए कि सुबह उठकर फौरी तौर पर चाय का इस्तेमाल नहीं करना। सुबह उठ के आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह, लेकिन वो भी कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि निहार मुँह पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। आप जब उठें टूथब्रश करने के बाद अपना पूरा ब्रेकफास्ट लें, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप इधर आएँ और फिर अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद दोपहर का खाना ब्रेकफास्ट से कम। अब जिस बंदे ने ब्रेकफास्ट के अंदर ही जो है वो आधी रोटी खाई हुई है, इसका मतलब दोपहर का खाना तो फिर वो ना खाने के बराबर खाएगा और रात का तो खाएगा ही नहीं फिर।
ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, लाजमी नहीं कि मैं ही आपको कुछ सिखाऊंगा, हो सकता है आप में से भी कोई मुझे कुछ सिखा दे, लेकिन ये चीज़ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा लैक है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि मुझसे जब सुहेल साहब ने डिस्कस किया कि जी दिल के मसाइल पे आपने प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैंने कहा मैं इनको दिल की बीमारियां तो समझाने से रहा, ना इन्हें समझ आनी है कि दिल की बीमारियां मैं इधर समझाऊंगा तो इन्होंने कहा ना यार अजीब आदमी था, आया अपनी सुना के चला गया, मैं तो समझ कोई नहीं है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव सेशन रखें जिसमें आप भी थोड़ा सा जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि आसानी रहे, समझ के जाएँ, कुछ सीख कर जाएँ। अगर आया हूँ तो इधर कुछ सिखा के चला जाऊँगा, कुछ आपसे सीख के चला जाऊँगा। ठीक है, ना सारा कुछ मुझे आता है, ना सारा कुछ आपको आता है, कुछ आप सिखा दें, कुछ मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, तो बात हो रही दिल की, दिल बड़ा अहम है, आए दिन हमारा टूटा होता है लेकिन दिल बड़ा अहम है। तो दिल का ख्याल रखें, दिल बड़ा अहम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के सीने में जो दिल बनाया ना, इसने आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करना। आपकी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके दिल के पास आएगा, आपका दिल उसे ऑक्सीजनेटेड करके आपके पूरे जिस्म को देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। इसको लोरियाँ नहीं सुनानी, इसको कहानियाँ नहीं सुनानी, इसको फिल्में नहीं सुनानी। ठीक है, इसका ख्याल ऐसे रखा जाएगा कि इसके ऊपर है नालियाँ, शरेयाने। उन शरेयानों के अंदर जब आप फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उन शरेयानों के अंदर चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो चर्बी हद से ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो खून बेचारे को दिल तक पहुंचने में तकलीफ़ होगी, और जब उसे तकलीफ़ होगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी, ज़हरी सी बात। ठीक, तो इसी वजह से हार्ट अटैक का रेट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? अल्लाह आपका भला करे, फास्ट फूड। ठीक है जी, हमने क्या किया हुआ, एक नई स्कीम चल पड़ी है जी, किसी की बर्थडे है, चलो जी ट्रीट दो जी, हमने फास्ट फूड ही खाना। ठीक है, कोई वैसे कोई खुशी की खबर ले आया, चलो जी फास्ट फूड चलिए। ठीक है ना, फास्ट फूड ना हो गया, बहाना हो गया हमारे लिए। ठीक, तो पिछले 2 साल में, मैं आगे सरकाशिफ को भी यही बता रहा था कि पिछले 2 साल के अंदर फीमेल्स के अंदर, स्पेशली आपकी बात करूँ, फीमेल्स के अंदर पीसीओज बढ़ते चले जा रहे हैं। पीसीओज क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज से 2 साल पहले आप जाकर देखें तो इतने नहीं थे, कॉमन नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। उसकी वजह अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ फास्ट फूड है। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों ने अपना ख्याल नहीं रखना और यही फास्ट फूड और जंक फूड, अच्छा फिर जंक फूड की तारीफ़ सिर्फ फास्ट फूड नहीं है। जंक फूड से मुराद हर वो खाना है जो खाने के बाद आप हज़म ना करें, यानी खाए और सो गए, या खाया और उसके बाद आपने वॉक या एक्सरसाइज नहीं की, उसे प्रॉपर डाइजेस्ट करवाएं। खाली स्टमक का काम नहीं है कि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करवाए। कुछ जिम्मेदारी तो अल्लाह पाक ने आपकी भी लगाई हुई है ना, उस जिम्मेदारी को ज़रूर तौर पर पूरा करें। अपनी वॉक को, अपनी एक्सरसाइज को लाजमी बनाएं। हर बीमारी का जो पहला इलाज है, किसी भी बुक में पढ़ लें, नेट पे सर्च कर लें, कोई भी चीज़ खोल लें, कोई भी बीमारी आप खोलें और उसका ट्रीटमेंट ओपन करें, जो पहला इलाज आएगा आपके पास, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आ जाता है कि आप वॉक, एक्सरसाइज और जो खाएं उसको हजम करवाएं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब तक आप इसी तरह चलते रहेंगे आपको बीमारी नहीं होगी। जब आप ये सोचेंगे कि कोई नहीं, खाते ले आइए, खैर है, वक्त गुजर जाएगा, तो फिर बस खैर है, वक्त ही गुजरेगा आपका। ठीक है, दूसरी बात जो बड़ी कॉमन है, दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जी वैसे तो हम आम तौर पर 1 रोटी या आधी प्लेट चावलों की खाते हैं, लेकिन जब कभी शादी पे जाते हैं ना, फिर नहीं हम छोड़ दें, फिर तगड़ा खाना खाने हैं, कोई गल नहीं खा रहा। फिर हम ये भी नहीं सोचते कि भाई शादी किसी की है, खाना किसी का, पेट तो हमारा है ना। ठीक है, तो काइंडली अपनी डाइट प्लान को इतना मॉडिफाई करें जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है। अगर बॉडी 1 रोटी मांगती है तो उसको 1 रोटी ही दें, और अगर डॉक्टर साहब पीनो फर दी ड्रिप ला दे उठाना, कोई गल नहीं खैर। यानी ड्रिप दवाई हमारे लिए आसान हो गई है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाना पीना हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने उसे मुश्किल बना लिया अपने लिए। 90% फीमेल्स को तो भूख ही नहीं लगती, 90% की बात करो ना, भूख ही नहीं लगती। मेल्स भी उसमें शामिल है, भूख ही नहीं लग रही जी। मेरे पास अक्सर आके कहेंगे डॉक्टर साहब एपिटाइज़र लिख दो, भूख नहीं लग रही। भाई वो भूख क्यों नहीं लग रही? वो भूख आपकी गलती की वजह से नहीं लग रही,
आपने खाने को बेटाइम से, कोई टाइम नहीं उसका रखा हुआ, जब मिलता है खा लेते हैं, नहीं मिला चुप करके सो गए। खाने की टाइमिंग ही कोई नहीं। अपनी खाने की टाइमिंग बनाइए, फिक्स कीजिए कि मैंने इतने बजे नाश्ता करना है तो इतने बजे ही करना है, इतने बजे लंच करूँगा, इतने बजे डिनर करूँगा। अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके स्टमक को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक रूटीन बना लेंगे तो आपके स्टमक को पता है कि ये टाइम मेरा नाश्ते का है, अभी मेरे अंदर कुछ आने वाला है, वो उस हिसाब से तेज़ाब बनाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा लेगा। समझ आ रही है बात की? नहीं आ रही तो भी बता दें। अच्छा, मैंने कहा जैसे चुप बैठे हुए हैं, शायद ऊपर से गुजरा, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अच्छा लो फिर ठीक, समझ आ गई बात की। तो आपने क्या करना है कि अपनी खुराक की एक रूटीन बनानी है। आज घर जाके 3-4 चीज़ें अपने साथ ले जाएं अगर बीमारियों से बचना है। सबसे पहली चीज़, अपनी खुराक की रूटीन हो। आपने नाश्ता कितने बजे करना है, दोपहर का खाना कितने बजे खाना है और रात का खाना कितने बजे खाना है। एक सेब आपने रोज़ाना खाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जंग भी लगी हो आपने सेब नहीं छोड़नी। ठीक है जी, ठीक है। कोशिश करें कि कलेजी का इस्तेमाल महीने में एक दफ़ा कर लें, ज़्यादा नहीं कह रहा, महीने में एक दफ़ा, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आमतौर पे हम बताना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि हमारा भी कारोबार है। अगर हमने आपको कलेजी खिला के आयरन पूरा कर लिया तो हमारी ड्रिपें किधर जाएंगी। ठीक है, तो कलेजी का इस्तेमाल लाजमी करें महीने में एक दफ़ा। अपनी डाइट को मेंटेन करना सीखिए। मैं फ़ास्ट फूड से मना नहीं करता, लेकिन कम तो कीजिए। महीने में एक दफ़ा खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन जिस बंदे ने हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाना है, ज़्यादती तो है ना फिर अपने से। ठीक है। तीसरी चीज़, हर खाने के बाद कम से कम 25 कदम आपने पैदल चलना है। ठीक है जी। अब वो जब 25 कदम है ना, लोग हंसते हैं मेरे ऊपर कि यार डॉक्टर साहब 25 कदम भी कोई चीज़ बता रहे हैं आप, कोई लंबी वाक बताएं 1.5-2 किलोमीटर जनाब पैदल दौड़िए फिर जाके वाक होई, तुसी 25 कदमां दी गल कर रहे हो। तो पाकिस्तानी वाक नहीं करनी। पाकिस्तानी वाक क्या है जनाब, ये टहलते जा रहे हैं आराम सुकून से, बेगम भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, रास्ते में आइसक्रीम वाला आ गया, बेगम ने कहा जी मैं आइसक्रीम खानी है, खड़े हो गए आइसक्रीम भी खाने शुरू हो गए। व्हाट इज़ दिस? ये वाक नहीं है। वाक वो है, चाहे आप 10 कदम ही चलें, लेकिन वाक वो है जो आपके पूरे जिस्म को महसूस हो, आपके बालों से लेके आपके पैरों के नाखूनों तक पसीना आना चाहिए। और 25 कदम में पूरा पसीना आता है अगर आप वॉक करें सही तरीके से। ठीक है, वो होती है 1 स्टेप वॉक। 1 स्टेप वॉक में क्या होता है कि आपने कदम छोटे उठाने और वज़न अपने बॉडी का पूरा उस पर डालना। उससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा, जिन लोगों को वेट के मसाइल हैं उससे आपका वेट भी जल्दी रिड्यूस होगा, आपको डाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और उससे आपका खाना भी हज़म होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे भी, क्योंकि आपके हार्ट को प्रॉपर वर्किंग मिलेगी, स्टमक को प्रॉपर वर्किंग मिलेगी। बहुत सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो आपके डिजीज़ से बच सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने आप को और हमें महफूज रखें। अपने आप को तो आपने महफूज रखना ही रखना है बीमारियों से बच के, हमें इस तरह से महफूज रखें कि हमारे पास बीमार हो के आपको ना ही आना पड़े। अल्लाह पाक आपका हामियों नासिर हो। खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर काशिफ़ का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सब बच्चों से इंटरेक्शन के लिए, और प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से 5 बच्चे भी इस पर काम कर गए तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सॉरी, सर ने याद करवा दिया। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी किसी भी किस्म की किसी के माइंड में है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। चलने को आप 50 कदम क्या 100 कदम भी चल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। 25 कदम मिनिमम बताएं कि कम से कम 25 कदम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बेशक 200 कदम चलिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम बता दिया है कि जो मिनिमम आपकी जो है वो होना चाहिए, वो 25 कदम से कम नहीं आपने चलना। ठीक है ना, 25 कदम ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जो वेजिटेरियंस हैं, जो कलेजी से, जी मैं कर, जी श्योर जी। तो क्वेश्चन यह है कि जो वेजिटेरियंस हैं, जो कलेजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे उनको आयरन की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो उनके लिए ये है बेसिकली कि आप एप्पल का यूज़ जो है वो डबल कर देंगे। 1 सेब की बजाय दिन में जो आपने 1 सेब खाना है उसकी जगह आप 2 सेब का इस्तेमाल कर लेंगे।
ठीक है। उससे ये होगा कि जो आयरन आपको कलेजी से मिलनी थी, जो अनफॉर्चुनेटली मिस हो रही है किसी भी वजह से, वो आपका एप्पल जो है वो आपकी उस आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज का जो आपने क्वेश्चन किया है, खाने के फ़ौरन बाद नहीं एक्सरसाइज कर सकते। खाने के बाद कम अज़ कम 5 से 10 मिनट का पॉज देना है, क्योंकि जो खाना आपने अभी खाया है वो आपके अभी स्टमक में पहुंचा है। पहले स्टमक को थोड़ा सा वर्क कर लेने दीजिए उसके ऊपर, फिर आप अपने स्टमक से उस पर वर्क करवाइए, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट के पॉज के बाद ही आप उसको एक्सरसाइज करें तो बेहतर है। लेकिन WHO या किसी गाइडलाइन ने हमें मना नहीं किया है कि खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करना मना है, लेकिन 5-10 मिनट का पॉज दें तो बेहतर हो सकता। और कोई क्वेश्चन भाई? सुबह नाश्ते के बाद की बात करें, किसी वक्त भी चाय लेने बैठे तशरीफ रखें। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि चाय पीने के फ़ौरन बाद आप पानी पी सकते हैं? तो अगर आपका दिल माने तो पी सकते हैं, गाइडलाइन ने मना नहीं किया है, लेकिन उससे आपके स्टमक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बुरा हाल भी नहीं होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने चाय पी तो आपके मैदे के अंदर हीट हुई, ठीक है, और ऊपर से आपने पानी पिया तो वो गर्म ठंडे का मिसमैच हो जाएगा। और मिसमैच होने की वजह से इसीलिए हम अक्सर अपने दोस्त अहबाबीन को कहते हैं कि जब भी आपका चाय पीने को दिल करे और साथ में पानी की प्यास भी लगी हो तो पहले पानी पीना बेहतर है, ठीक है। पहले पानी पिए फिर चाय पिए। जी, खाने के बाद चाय के अंदर भी डिफरेंट क्यूरीज़ हैं, पाकिस्तानी क्यूरीज़ हैं, उसमें कोई गाइडलाइंस ने कुछ नहीं कहा हुआ इस बारे में भी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी क्यूरीज़ ये हैं कि आप चाय खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पिएं, खाने के बाद थोड़ा पॉज देकर चाय पिएं, ठीक है ना। पाकिस्तानी लोगों का ये कहना है, इसमें कोई गाइडलाइन या कोई आर्टिकल इस पर पब्लिश नहीं हुआ जिसने इसके जो है ना हक़ में या मुतरादिफ कोई बात की। ऑफ कोर्स कोई भी एरिया हो, आपने छत पे वॉक करने का सवाल किया है, मैं कहता हूँ जहाँ दिल करता है वॉक करें, बस वॉक करें सही। जी जी, श्योर श्योर। सर का क्वेश्चन है कि जी सहरी और अफ्तारी के बारे में जो है वो बता दें। तो उसके लिए लाजमी ये है कि सहरी जो है वो हमारे पाकिस्तान में एक छोटा सा ट्रेंड बना हुआ है। रमज़ान में ख़ुद भी मैंने ये चीज़ काफ़ी नोट की है। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब सहरी के वक्त क्योंकि टाइम नहीं है जी खाने का, तुम्हारा दिल नहीं करता खाने का, थोड़ी सी सहरी कर ली और फिर फास्ट कर लिया, और फिर अफ्तारी के वक्त हम ज़रा टका के खाते हैं, समोसे भी लेते हैं, जलेबियाँ भी खाते हैं, और जो है ना वो कचौरियाँ भी खाते हैं, फलां भी खाते हैं। तो याद रखें कि वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि स्टमक आपका अपना है। कचौरियाँ हो सकती हैं कि रमज़ान में ही मिलती हों, बाद में ना आपको नसीब हो, लेकिन स्टमक आपका ज़ाती है, अपना है। तो सहरी और अफ्तारी का भी आपने एक चार्ट बनाए, ठीक है। मैं ना सर आपसे चार्ट शेयर कर दूंगा, आप आगे इनको पहुंचा दीजिएगा। उसके अंदर आपको हर चीज़ की ना एक मिकदार बता दी गई है कि आपने एक दिन के अंदर कितना कितना आपने लेना है। लिपिड्स कितने लेने हैं, प्रोटीन्स कितने लेने हैं, फ़ैट्स कितने ले सकते हैं, मीठा कितना ले सकते हैं, चावल कितने खा सकते हैं, हर चीज़ उन्होंने बताई। एक पूरा बैलेंस डाइट चार्ट होता है हमारे पास। हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप ये बैलेंस डाइट चार्ट को जो है वो फॉलो करें ताकि आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो कम से कम हो सके। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, जिन्होंने मोटा होना है ना जी, वो तो खाना खाने के बाद सो जाएं, ठीक है, एक्सरसाइज ना करें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जो आजकल बड़ा मेरे पास कंसल्टिंग इशू भी आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वो पेशेंट आते हैं, अब वो कुछ चीज़ें ना अल्लाह की तरफ से होती हैं, अब वो पैदाइशी तौर पे लीन है, अल्लाह पाक ने उन्हें बनाया ही ऐसा है, उनकी जिसामत ही ऐसी बनाई है, मोटे हो ही नहीं सकते। और मुझे आके बहस कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब सानू मोटा करो। भाई कैसे मोटा करो? हमारे पास को हवा पंप थोड़ी, हमने पंप भरना है और आप कहना जाओ जी मोटे हो गए हो। ऑफकोर्स बात है कि जो चीज़ आपको बनाई अल्लाह पाक ने लीन है, शुक्र अदा करें। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं वो बेचारे आके हमारे तरले डाले होते हैं, डॉक्टर साहब सानू पतला करो, मोटे हो गए। तो पाकिस्तानी खुश तो किसी हाल में नहीं हो सकते। लेकिन मोटे से पतला होना हो तो वही आपको बताया कि डाइटिंग नहीं करनी है, वॉक करनी है, जिस तरह आपको बताया है 25 जो है ना स्टेप्स की, आप बेहतरीन हो जाएंगे। आपका सवाल, सॉरी, हाँ एसिडिटी। अच्छा जी, ये होता क्यों है पहले ये समझे, फिर इसका हल बताता हूँ, ठीक है। ये होता इसलिए है कि आप खाने को बेटाइम से ले रही, उसका कोई टाइम नहीं है, जब मिलता है तब खा लेती। इस वजह से आपका जो स्टमक है उसके अंदर अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते रहते हैं।
जब HCl प्रोड्यूस होता रहा और आपने खाने को टाइम से नहीं लिया तो मैदा तेज़ाब से भर गया। अब जब आप खाना लेते हैं तो मैदा तो पहले ही तेज़ाब से भरा हुआ था, खाना अंदर गया तो तेज़ाब और ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। जब तेज़ाब और ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो वो आपको तंग करेगा। तो इसका बेहतरीन हल और बेहतरीन ऑप्शन तो यह है कि पहले अपने खाने की रूटीन बना, जो मैंने आपको पहले कहा कि सुबह की, दोपहर की और रात के खाने की एक रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपने बात की कि कोल्ड ड्रिंक लेने से उनकी एसिडिटी कम हो जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक लेने से एसिडिटी कम नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक लेने से वक्ती तौर पे दोनों एसिड्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और हमें रिलीफ ये महसूस होता है कि हम ठीक हो गए। वो आप ठीक नहीं हो रहे होते, बल्कि आपके मैदे की जो वॉल है उसको वो डैमेज कर रहा होता है, टोटली तौर पे वो डैमेज हो रही है, ठीक है। तो आइंदा ये काम कभी नहीं करें कि कोल्ड ड्रिंक लें, उसकी बजाय आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपकी एसिडिटी खुद ब खुद जो है वो कम फील होना शुरू हो जाए। वही बात है ना, जो जिसकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही, इसका मतलब है कि उसने अपने मैदे के साथ पहले ही बेड़ा गर्क कर लिया है ना, उसने अपने मैदे का छोड़ा ही कुछ नहीं है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक सिरप आता है एपिटाइज़र, वो सिरप आप लेंगे, एपिटाइज़र सिरप वक्ती तौर पे सिर्फ, ठीक है, उसको आप यूज़ करेंगे, उससे आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अब जब क्या होता है कि भूख लगनी शुरू होती है ना, तो हम भी पाकिस्तानी, हम बाज नहीं आते। भूख लगनी शुरू होती है, हम लेज़ खाते हैं, बोतलें पीते हैं कि चलो उन भुखते लग रही है ना, सारे शौक नहीं पूरे कर लो। तो यह है कि जब भूख लगे तो उसका टाइम टेबल बना लें टाइम से, ताकि बाद में आपके लिए मुश्किलें पैदा ना हों, ठीक है। तो एपिटाइज़र सिरप है, वो आप यूज़ करें, उससे आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपने अपना डाइट चार्ट और डाइट प्लान खुद बनाना। जी जी, ठीक है कि 1 कप चाय ले लें या फिर 1 सिगरेट ले लें? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि जो सिगरेट है उसमें भी निकोटीन है, जो चाय है उसमें भी निकोटीन है, बट दोनों की क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। सिगरेट के अंदर सिर्फ निकोटीन नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। चाय के अंदर तो वो कार्सिनोजेंस होते ही नहीं है, निकोटीन ज़रूर मौजूद होती है। तो कोशिश करें चाय पिएँ ज़रूर, लेकिन इतनी भी ना पिएँ कि चाय ही पीते रहें सारा दिन। मेरा एक दोस्त है, वो दिन में 14 कप चाय पीता है, एक मरीज़ देखता है चाय पीता है, मरीज़ देखता है, तो इतनी भी चाय नहीं पीनी। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और बड़ा अहम क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि जी हम दूध पीते हैं और हमने सुना है कि दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन जब तक हम विटामिन डी ना लें वो कैल्शियम हमारी बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता। क्या ये बात सच है? तो ये बात सच है। विटामिन डी को आपने सूरज की शुआओं से लेना है, लेकिन जो बात इन्होंने की है ना, ये इन्होंने वो बात की है जो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी को। समझ आ रही है मेरी बात की? एक वो होता है जो हम दूध आम तौर पर पीते हैं, उसमें जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मिलता है, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। जो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना विटामिन डी का इंजेक्शन या विटामिन डी का कैप्सूल, वो कभी भी जूस में डाल के नहीं पिए, क्योंकि वो विटामिन डी हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। जब उसके साथ कैल्शियम मिलेगा तो वो हमारी हड्डियों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम विटामिन डी को प्रिस्क्राइब करें, चाहे वो इंजेक्शन है या कोई सॉफ्ट जेल है, तो अपने पेशेंट को ज़रूर बताएं कि जनाब ये दूध में डाल के लेना, ठीक है। अब 2 महीने पहले एक नया ट्रेंड चल पड़ा था, वो कहते थे जूस में डाल के पी लें, कोई बात नहीं, खैर अगर दूध नहीं पिया जाता तो वो जूस में डाल के पीते रहे, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। फ़ायदा तभी है जब आप उसको दूध में डाल के इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक नहीं है जी। जब आपका दिल ख़राब होता है या पेट में दर्द होती है, उसकी 2 ही वजह होती हैं। दिल तभी ख़राब होता है जब बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है आपका, और माशाल्लाह से 90% फीमेल्स का बीपी इस वक्त भी लो होगा, आप चेक करवा लें, ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि उनका बीपी पूरा रहे। और जो पेट में दर्द होती है वो हमारी अपनी कोई गफलत होती है, हमने कुछ खाया होता है, उस वजह से होती है। स्प्राइट पीने से ना पेट का दर्द ठीक होता है, ना दिल ख़राब होना ठीक होता है, सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देनी होती है, वो आप जिस तरह मर्जी दें। अंडा तो रोज़ाना का एक बहुत अच्छा होता है। शायद कोल्ड ड्रिंक्स कितनी पी सकते हैं? अच्छा, तशरीफ़ रखें। अगर तो आप मेरी माने ना, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दें तो बेहतर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं छोड़ी जाएगी, तो वो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर एक जो 1.5 लीटर वाली बोतल होती, एक वो पी सकते हैं पूरे महीने के अंदर। दिन को डिवाइड कर लें, 4 दिन बाद 1 गिलास बनता है।
जी 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 गलत सुना है जी आपने, वो मैं बता देता हूँ क्यों गलत सुना है। नहीं नहीं, आपने आपने सही कहा, मैं भी बचपन से यही सुनता आया था। जब मैं एमबीबीएस में पहली दफ़ा गया तो फिजियोलॉजी का लेक्चर था और हमने ये सवाल अपने प्रोफेसर साहब से किया था कि सर ये ज़रा बता दें, हम बड़े परेशान हैं, सर्दियाँ थी, हमने कहा मछली भी खानी होती है, दूध भी पीना होता है और बचपन से सुनते आए हैं फलवैरी हो जानी तो फलाना हो जाना, ज़रा हमें बता दें। साइंस के नज़दीक कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं होती, ये सब चीज़ें पाकिस्तानी मिथ्स हैं, हमारी बनाई हुई चीज़ें। साइंस ये कहती है कि आपने कोई चीज़ गर्मियों में खाई और वो आपको एलर्जी कर गई तो आपने कह दिया गर्म है, या आपने सर्दियों में खाई और वो आपको एलर्जी कर गई तो आपने कहा ठंडी है। ना कोई चीज़ गर्म होती है और ना कोई चीज़ ठंडी होती, ठीक है जी। ये सब चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं। आप मछली के बाद दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि दूध पीना है तो फलवैरी होनी है तो फिर वाकई हो जाएगी। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें जी, शाबाश। जी 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 वो ये है कि इन बच्चों को आप स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जितना खाना आपकी ज़रूरत है वो पूरा करने का, मैं तो कैलोरीज पूरी करनी होती है। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि सुबह मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए, दोपहर में मुझे इतनी चाहिए, शाम को, ताकि उसके मुताबिक वो खाना खाए। इंसान जो है ना, जी सर जी सर, सम टाइम बिरयानी बनी है तो बंदा कहता है यार अद्धी प्लेट बनानी चाहिए, मैं दो रोटी सर यू आर राइट सर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कैलोरीज पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंसान अपना खुद डॉक्टर है, हम बाद में डॉक्टर हैं, इंसान अपना खुद डॉक्टर है। क्योंकि आप आके हमें बताते हैं कि हमें ये मसला है तो हम उसका इलाज करते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता आपको ये मसला है। आप आके बताते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां, हम उसका चार्ट बनाते हैं, अच्छा इसको ये हो रहा है, अच्छा ये हो सकता है, कंफर्म हम फिर भी नहीं करते। तो इंसान अपना खुद डॉक्टर है और इंसान ही खुद फैसला कर सकता है कि उसने कितनी कैलोरीज लेनी, क्योंकि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है। इसके लिए अगर मैं स्पेसिफिक कर दूंगा कि एक बंदे ने 100 कैलोरीज लेनी है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपकी बॉडी और तरह की है, मेरी बॉडी और तरह की है, फारूक साहब की और तरह की है, तो हम तीनों को डिफरेंट टाइप ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हर फीमेल की अल्लाह पाक ने मेल या फीमेल सब की बॉडीज़ अलग अलग बनाई और ये हिकमत उस रब की है, वो बेहतर जानता है। तो आपका स्टमक भी इस बारे में बेहतर जानता है कि उसने कितना बर्दाश्त करना है। कई दफ़ा हम लालच कर जाते हैं तो वो हमारा कसूर है, मैदे का कसूर थोड़ी है। मैदा तो कह रहा होता है बस कर दे भाई, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार आज 2 बोटियाँ और आनी चाहिए। जी जी, उनके न्यूरॉन्स कमज़ोर हो चुके होते हैं, पैरों के अंदर न्यूरॉन होते हैं जो दिमाग तक मैसेज को कन्वे करते हैं। शुगर की वजह से उनके वो न्यूरॉन कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात वो कहते हैं जी हमारे पैरों में अचमी होती है, सुइयाँ चुभती हैं, सेक निकलता है। ये तमाम तर मसाइल न्यूरोपैथी की वजह से होते हैं और उस डिज़ीज़ का नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसका सलूशन यही है कि उस पेशेंट को चेक करवाएं कि उसकी न्यूरोपैथी की स्टेज पर है, स्टेज 1 पर है, स्टेज 2 पर है, स्टेज 3 पर है, यहाँ स्टेज 4 पर है। जिस स्टेज पर होगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। वो एक कैप्सूल होता है प्री गैबलिन का, उसकी डोज मैनेज करके आपने रात को वो लेना होता है। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो आपने कब लेना है। देखिए मैंने आपको बताया कि वेट गेन करने की मेडिसिन अभी तक आई नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में वेट गेन करने की मेडिसिन नहीं बनी। हाँ, वेट रिड्यूस करने की काफ़ी सारी ब्रांड्स और काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में और हम यूज़ भी करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेट गेन करने की मेडिसिन इसलिए नहीं बनी क्योंकि वेट गेन इंसान खुद कर सकता है। आप खाएँ टका कर और सो जाएँ, बैठे रहें, वर्क और एक्सरसाइज उतनी ना करें, मोटे तो आप दिनों में हो जाएंगे। मोटा होना तो मुश्किल काम ही कोई नहीं, ठीक है जी, हो जाते हैं। फिर वही बात है, फिर कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने आपको पतला बनाया तो वो अल्लाह पाक की हिकमत है, वो बेहतर जानता है कि आपको कौन सी फिज़ीक बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकती है। फैटी लीवर वही लोग हैं ना जिनका फैटी लीवर उन्हीं लोगों का होता है जो खाना खाकर सो जाते हैं, उनकी फ़ैट एक्यूमुलेशन हो जाती है लिवर के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड फैटी लीवर। तो ये ज़्यादातर वही होता है कि रात को दोस्तों के साथ गए थे फास्ट फूड खाने, फिर आके थक गए और सो गए, वॉक की नहीं, एक्सरसाइज की नहीं, वो जो खाना खाया था वो सारा फैट बन गया और फैट बनने के बाद वो लीवर पे डिपॉजिट हो गया। जब वो लीवर पे डिपॉजिट हो गया तो फैटी लीवर हो गया। पाकिस्तान में 90% लोगों को फैटी लीवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 तक फैटी लीवर जो है वो देखा गया है। इवन अभी
अभी 4 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था डॉक्टर सरफराज से, अल्ट्रासाउंड करवा कर उसका लीवर नज़र ही नहीं था आ रहा, फैट ही फैट नज़र आ रहा था, इतना फैट था। और जब हमने उनका वेट किया तो वेट मशीन हमें माजरत कर गई थी 200 kg। अभी हमारे पास वेट मशीन है, 200 kg भी माफ़ी कर गया था कि जी नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उनसे जब हमने पूछा जी आपने क्या किया अपनी हेल्थ को बेड़ा गर्क करने के लिए, ज़रा हमें भी बता दें। तो उन्होंने कहा जी पुत्रा कीता तो कख नहीं है, बस रोटी खाती रही हैं तो मैं चल नहीं सा सकती तो बैठी नहीं हैं, तो जब बैठी रही हैं तो बैठी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए बैठा नहीं रहना है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। जैसे बीपी होता है तो जी जी जैसे आपने कहा फीमेल्स का ज़्यादा लो ही रहता है, क्या इसमें ये होता है कि वो बॉडी आदी हो जाती है कि उनको पता भी नहीं लग रहा होता कि मेरा बीपी लगा और वो फील ये कर रहे थे कि मैं नॉर्मल। देखें, अल्लाह पाक की हिकमत ऐसी है कि अल्लाह पाक ने इंसानी बॉडी ऐसी बनाई कि आप जिस चीज़ का उसको आदी बना देंगे वो आदी हो जाएगी। आप 4 दिन गोश्त खाते रहें, 5वें दिन गोश्त खाएं, आपको गोश्त का जायका नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी टंग रिसेप्टर्स आदी हो चुके हुए हैं उस गोश्त के। इसी तरह जब आपकी बॉडी लो बीपी की आदी होगी या तो बीपी लो भी रहेगा तो आप तो ठीक हैं। बीपी हाई वाले पेशेंट मेरे पास 210 पे बीपी आया, वो कहना डॉक्टर साहब मैंने तो कख भी नहीं हो रहा, तुसी दस रहे हो मैंने 210 बीपी। ठीक है, तो इसलिए ये ख्याल कीजिए जी। अगर आपका पेट आधी रोटी खाने की इजाज़त देता है तो इसका मतलब यह है कि वो आधी रोटी के पीछे भी कोई ना कोई वजह है ना। वो आधी रोटी भी तो आपने अपने मैदे को रेजिस्ट कर करके वो आधी रोटी के काबिल बनाया ना। आप उसको फुल रोटी के काबिल भी बना सकते हैं, आप उसको बेहतर भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना। वो आधी रोटी खाकर आप वॉक कर लें, आपको आधी रोटी के बाद फिर आधी रोटी की भूख लग जाएगी, आधी रोटी और खा लें, रोटी पूरी होगी। सर एक इंसान का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? वेट होता है बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए। ठीक है जी, BMI हम उसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, BMI। वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, हाइट को वेट पे हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास BMI आ जाता है। तो BMI अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से आपका वेट हो सकता है। तो इसलिए ये कोई फिक्स नहीं है कि एक बंदे का इतना वेट होगा, हाइट डिफरेंट है तो वेट भी डिफरेंट होगा। सर ये जो कॉफ़ी है आप किस एज से प्रेफर करें? कॉफ़ी को क्या हुआ? किस एज से प्रेफर करें? कॉफ़ी किस एज में प्रेफर करें? नहीं, कॉफ़ी की कोई एज नहीं है, जैसे चाय की कोई एज नहीं है। आजकल तो माएँ बच्चे पैदा होते हैं तो उसको चाय बनाकर फीडर में देती हैं, ला पुत्र पी खैर कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसे ही कॉफ़ी की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी को अगर आपने यूज़ करना है तो सिंपल सी बात है, उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूर सीखें। हम कॉफ़ी पीते हैं, वही बात है कि रात को पी ली और फिर जागते रहे। तो कॉफ़ी पीने का मकसद सिर्फ जागना नहीं है, कॉफ़ी पीने का मकसद ये भी है, कॉफ़ी से वेट भी रिड्यूस होता है। आपको पता हो, कॉफ़ी को पीने से आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं। तो इतनी कॉफ़ी ना पीजिएगा कि वो ब्रेन इतना एक्टिव हो जाए कि आँखें खुली रह जाएँ, बाद में आँखें बंद ही ना हो। तो ये भी मसला जो है, ये बड़ा कॉमन मसला है। सर्दियों में हमारे पास ये बड़े पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही। हम परेशान हो जाते हैं, हम उन्हें नींद की गोलियां लिख के देते हैं, कहते हैं नहीं आ रही डॉक्टर साहब नहीं आ रही। और फिर पूछते हैं भाई क्यों नहीं आ रही, वो कहते हैं दिन 5 कप कॉफ़ी दे पीते हैं। सुभान अल्लाह भाई, आप कॉफ़ी पियेंगे तो नींद कहाँ से आएगी आपको। ठीक है जी। स्किन इश्यूज क्यों होते हैं हमें इतने? स्किन इश्यूज़ ज़्यादातर एक्नी की प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आम है। एक्नी जो है वो इसी वजह से है कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और हार्मोन ज़्यादातर क्यों डिस्टर्ब होते हैं? फास्ट फूड की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। फेस पे नहीं, बॉडी में? पूरी बॉडी की बात ही कर रहा हूँ आपको कि पूरी हार्मोन सिर्फ फेस के हैं, हार्मोन्स तो पूरी बॉडी के हैं। तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे ना, ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ फेस पे इफेक्ट करें। ठीक है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप फास्ट फूड को छोड़ दें, अपनी बॉडी को रेगुलेट करें। एक टेस्ट होता है हार्मोन टेस्ट, अपनी बॉडी का हार्मोन टेस्ट करवाएं। जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, ऊपर नीचे हैं, उनको ज़रा मेंटेन कर लें। डॉक्टर साहब इनको आप थोड़ा सा परेशान करें, बीमारी के बारे में बताएं ताकि आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू करें, अपना ख्याल रखना शुरू करें। आजकल जो कॉमन डिजीज देखिए, सर की बात से मुझे याद आ गया, सर कथा कलामी के लिए माजरत। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है डायबिटीज़ के लिहाज, शुगर के लिहाज, माशाल्लाह। ठीक है, इतने लोगों को शुगर हो चुकी है। हम किसी और चीज़ में आगे जाएं ना जाएं, लेकिन माशाल्लाह हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं शुगर में। और पहले नंबर पर चाइना है, तो उसकी आबादी तो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर इंडिया है, उसकी आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम पूरा तनासुब लगाएं ना आबादी के लिहाज से, तो माशाल्लाह पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है। अब इससे पहले डायबिटीज़ थी ही नहीं, शुगर का लोगों को पता ही नहीं था। अब हर दूसरे बंदे को आप पता करें, कहेगा मुझे शुगर हो चुकी हुई। ऐसा क्यों है? हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना होने की वजह से। ठीक है, PCOS का मैंने आपको बताया कि PCOS पहले नहीं थी, अब PCOS आम होना शुरू हो गई। वजह यही है।
हार्ट अटैक, फास्ट फूड, पीसीओएस के पीछे फास्ट फूड सबसे बड़ी रीज़न है। आप नेट पे सर्च कर लें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आसान कर देता हूँ चूँकि एज अ डॉक्टर मैंने खुल के बात कर रही, मुझे कोई हेजिटेशन में नहीं रख सकता। औरतों के अंदर जो बांझपन का मसला है उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो फास्ट फूड है। और जो शुगर की बात कर रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक है। एक गिलास बोतल के अंदर 6 चम्मच चीनी है। शायद आपने कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़े ही नहीं, बोतल पकड़ी, खोली, डाली, पी गए। कभी देखा ही नहीं कि यार इसके इंग्रेडिएंट तो पढ़ूँ, इसमें डाला क्या क्या हुआ है उन्होंने। ठीक है जी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन इतनी आम है। वजह क्या है? हमें अपनी टेंशनों के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी टेंशन है। ठीक है, हमें अपने साथ अपने दोस्तों की तो टेंशन है ना कि मेरे दोस्त मुझे क्यों नहीं बुला रहे, लेकिन हमें ये भी टेंशन है क्लास के अंदर अलीना आज सारा दिन चुप रही है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला है हमारे लिए कि हमें पता ही नहीं है कि यार ये जो हम टेंशनें ले रहे हैं, हम तो कहते हैं आम काम है ना, डेली का काम है, मैं डेली टेंशन लेती हूँ, लेकिन ये डेली टेंशन लेने की वजह से हमारा बीपी बढ़ भी रहा है और बीपी कम भी हो रहा है। खाने के अंदर नमक का तनासुब ज़्यादा इस्तेमाल करना हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी रीज़न। लेकिन अगर आप हाइपो में हैं यानी आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो काइंडली नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी अल्लाह पाक की कुदरती नेमत, पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे ना आपको कभी किडनीज़ का इंशाल्लाह मसला होगा, ना कभी आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला होगा, और आपकी बॉडी हमेशा रेगुलेट रहेगी, ग्लो करेगी। जिसके लिए आप इतनी महंगी क्रीमें लेके लगाते हैं ना कि चिट्टी होना है तो ग्लो भी करना है तो फलाना, वो सारी क्रीमों को छोड़ें। आप सिर्फ अपने वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करें और देखें ग्लो आता कैसे। 12 से 14 गिलास गाइडलाइंस कहती हैं कि मिनिमम 12 से 14 गिलास आपने पानी पीना है डेली। जी बिल्कुल ठीक है जी। डिप्रेशन, एंजाइटी पाकिस्तान में आम सबसे बड़ी वजह, और डिप्रेशन एंजाइटी की वजह हमारी सोच जो हमने खुद पैदा की होती है कि मामा फलाने से प्यार करती है, मुझसे नहीं करती, मुझे मेरे घर वाले टाइम नहीं देते। भाई घर वाले नहीं टाइम दे रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता घर वाले टाइम ना दें। आपने खुद अपने आप को इतना रजिस्ट कर लिया अपने घर वालों से, उनके पास जाएं वो आपको क्यों नहीं टाइम देंगे। एंजाइटी डिप्रेशन पाकिस्तान में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी डिजीज़ बन चुकी है अभी तक। पहले एंजाइटी डिप्रेशन होती ही नहीं थी क्योंकि लोगों के पास टाइम होता था, लोग आपस में बैठ के खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे। अब अगर आप किसी को कहें कि सर वो ज़रा 5 मिनट मुझे दें, वो चाहे तो सारा दिन फ्री घर में बेड पे लेटा होगा लेकिन कहेगा मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ भाई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जनाब, मैं आपको टाइम कहाँ से दूँ। ठीक है, तो एंजाइटी डिप्रेशन जब होगी तो ब्लड प्रेशर आई रहेगा, कार्डियक मसाइल पैदा होंगे, और शुगर तो कन्फर्म है, हाइपरटेंशन, शुगर कन्फर्म। हार्ट डिजीज़ के लिए थोड़ा बता दीजिएगा। जी जी, अभी पिछले दिनों में ना वर्ल्ड हार्ट डे गुजरा है, तो हार्ट डिजीज़ के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आती है, कार्डियोमायोपैथी आती है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये सारी डिजीज़ की जो बेसिक वजह ना जो मैंने आपको बताई थी कि इन तमाम तर डिजीज़ की जो बेसिक रीज़न या बेसिक वजह है वो क्या है कि दिल की शरियानों के अंदर चर्बी का इकट्ठा हो जाना, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाना। जब चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो वो खून की जो गर्दिश है उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, उसकी वजह से हमारा दिल काम करना छोड़ देता है और इस्कीमिक हार्ट अटैक और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। और चर्बी क्यों बनती है? जब हम खाना खा के फ़ौरन तौर पर सो जाते हैं या जब हम जो खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि फास्ट फूड का बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने की कोई कोशिश नहीं करते। देखें, हाइट का एक सिंपल सा फिनोमेना है कि एक एज है, उस एज ग्रुप तक 16 साल तक आपकी हाइट बढ़नी है, 16 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़नी। उसके बाद आप जो मर्ज़ी कर लें, उसके लिए आप जो मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, लेकिन वो जो हाइट अल्लाह पाक ने आपको दे दी है वो अल्लाह पाक ने दी है ना, इंसान ने थोड़ी दी है। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। मैं अक्सर औक़ात अपने मरीज़ों को कहता हूँ अगर आप मोटे हैं तो भाई इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है ना, अल्लाह पाक ने आपको ऐसा बनाया है, इसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है आप पतले होकर खूबसूरत ही ना रहे। जी 16 साल तक अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा काम है जी, लटका करें, किसी भी चीज़ के साथ अपनी हाइट को लंबा करने की कोशिश करें, अपनी खुराक को बेहतरीन रखें, क्योंकि जब आप हाइट को ग्रो अप करेंगे तो आपके हार्मोन्स लगेंगे, हार्मोन्स को खुराक देते रहें, आप ठीक हो जाएं। देखें, सर में दर्द होने की वजह तलाश नहीं ना करते हम। सर में दर्द होने की 4 वजह हो सकती।
सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ठीक है जी। कोई टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, एनजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जहन ने बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपने डाल दिया, उसने बर्दाश्त ही नहीं किया, वो कहता है बस हो गई है मेरी, ठीक है। तो हम जी बिल्कुल आइज़ को वीक कर रहे हैं हम, तो बेहतर यह है कि आप इन तमाम तर मसाइल के ऊपर काम करें, बजाय इसके कि चाय पी के गोली खा के वक्ती तौर पे अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। साल्ट लेस से बेहतर नहीं है कि आप पानी के अंदर नींबू और नमक ये दो चीज़ें डालें, चीनी नहीं डालनी अगर बीपी लो होता है तो, चीनी नहीं डालनी, मीठा तो खाना ही नहीं अगर बीपी लो हो रहा है, ठीक है जी। बीपी लो के अंदर मीठा नहीं खाना, बीपी हाई के अंदर नमक नहीं खाना। बीपी लो है, पानी में नींबू नमक डाल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, 12 से 14 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुरम रहें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सही बताता चलूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने इतना छोटा डॉक्टर पहली दफ़ा देखा है, आपने भी देखा है। और छोटे के अलावा टीचर तो छोटे अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन इतनी जल्दी डॉक्टर बन जाना, फिर पैसे कमाना शुरू कर देना, फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करना। और डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर ख़ुद बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो खुश होकर नहीं मिलते। हाँ जी खादी रोटी, फिर नहीं फ़र्क पिया, अच्छा चलो लम्हे पे आ जाओ, हाँ जी साल वो, मतलब वो ख़ुद परेशान होते हैं। लेकिन आज हम अगर डॉक्टर शजीद शजर को देखें तो आपको देख के लगता है कि अब जो डॉक्टर्स का पैनल आना शुरू हो गया है उनमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जॉली डॉक्टर्स आ रहे हैं और इनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। अदरवाइज़ सीरियस डॉक्टर्स आपको मार्केट में मिलेंगे कि वो मेरे हाल साल चेक करिए हंस देने। लेकिन आप जैसी पर्सनैलिटी ने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बच्चों जैसे कि ना, since you know that we are working to improve your personality overall and that is the tag, we are working on your mind, we are working on your body and soul। बॉडीली डेवलपमेंट के लिए आज डॉक्टर साहब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उन्होंने आपकी हेल्थ के बारे में बताया। एंड कमिंग डेज इंशाल्लाह वी शैल बी हैविंग सो मेनी अदर orators like Dr. Shajar etc. We do have Miss Aksa, Miss Maria, they are teaching you, Sir Naeem and all the other teachers available here in this college. And I hope that we are fulfilling our promises, alhamdulillah, that we have on the very first day, aren't we? आपको लग रहा है कि अब हम कोरोना डेज़ में उस तरह का तो अपने परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए, लेकिन अब हमारा जहाज़ जो है वो उड़ना शुरू हो गया एंड वी आर मैनेजिंग ऑल दैट। इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं और फिर इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। आप लोग खुश हैं, कोई शिकायत तो नहीं है आपको? और इस तरह के सेमिनार्स में हम आपसे कोई रोकड़ा, कोई पैसा तेला नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हिमालयस का हादसा नहीं है। वी आर इन्वेस्टिंग ऑन यू बिकॉज यू आर आवर प्रेजेंट, यू आर आवर फ्यूचर। And I hope that you will be taking part in the activities like this, and we have to move further. We need to tell the nation, we have to tell the world that we are going to conquer them. And inshallah in coming days, very soon we are going to have a wonderful homeland once again, a new homeland Pakistan once again, and we are going to carve another nation. We are going to refresh ourselves and we are going to tell the public that Pakistan is a great nation, the people of Pakistan are great, we love each other, we spread love and we are working for each other, we are living for one another. And I thank you again, thank you Dr. Saab, Jazakallah khair, आपका शुक्रिया, खुश रहिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें आज के सेमिनार के बारे में तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ताकि इंसान की जब तारीफ़ की जाए तो उसका दिल और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब के बारे में, आज के सेमिनार के बारे में, तो जहाँ पर हैं वहीं पे भी आप कह सकते हैं। यू डोंट हैव टू कम आउटसाइड। थैंक यू वेरी मच मैम मारिया, मैम अक्सा, फॉर अरेंजिंग सच अ नाइस प्रोग्राम एंड आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हैव सीन the programs that we are having here in Himalayas. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do we have some more programs today or not? No. Okay. फीडबैक ले लीजिए। फिर आज की जो चॉकलेट्स हैं वो मैं
पिंड वापस ला जावा या आप दे दीजिए हमें, ले आइए इनसे। आज से पहले मुझे नहीं था पता कि कोल्ड ड्रिंक के इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज मुझे पता चल गया कि कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मैं तकरीबन हर रोज़ बोतल पीती हूँ, लेकिन अब मैंने नहीं पीनी करनी, बस जब बिरयानी बननी है तब पीनी है। थैंक यू सर। Me and today I have learned that we have to avoid cold drink and just the main thing is that I've learned how much we can eat and how can we avoid a lot of eating and I'm, for example, if I'm not weak, I'm not frail, but I'm healthy. That's a good thing and I'm thankful to God and I don't want to be fat and I don't need any kind of diet. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में डॉक्टर शजर नकवी आए हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में खाना पीना चाहिए, मतलब हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है। तो वैसे मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी सुनने की क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट है, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि सुबह सब ने नाश्ता ज़रूर करके आना है। मैं अपना पर्सनली बात करूँ तो मैं सुबह एक दही की गोली खाती हूँ और साथ में एक पराठा। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप हेल्दी फूड खाएं, अच्छे से अच्छे जो आपको लगे, जैसा कि रोज़ाना एक सेब खाना करना है वो मैं भी खाऊँगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा मुझे लगा आज। This workshop day made my day interesting and I only want to say that we shall rise and shine, inshallah.